साल 2009 में एक एनोनिमस पर्सन या साइड ग्रुप जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, वे दुनिया के सामने एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करता जो था बिटकॉइन, एक डिजिटल करेंसी जो वर्ल्ड के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदलने का प्रॉमिस कर रहा था। ना कोई बैंक्स, ना कोई मिडलमैन, ना कोई बॉर्डर, बस आपका कंट्रोल आपके हाथ में। लेकिन आज लगभग 15 साल बाद बिटकॉइन की कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। कुछ लोग इस बिटकॉइन की वजह से रातों रात अमीर बन गए, तो कुछ लोग अपनी लाइफ टाइम की सेविंग तक गवा बैठे। कोई इसे फ्यूचर गोल्ड कहता है, तो कोई स्कैम, गवर्नमेंट इसे बैन करना चाहती है और टेक बिलियनर्स इसे द नेक्स्ट बिग थिंग मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि क्या सच में बिटकॉइन द फ्यूचर है या फिर जस्ट अनदर स्कैम जो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। मैं और आप आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। बिटकॉइन एक कहानी है जो हमारे आज के गवर्नमेंट्स और बैंक्स को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अगर हम टाइम में पीछे जाए तो हमारे पूर्वज बार्टर पेमेंट सिस्टम का यूज करते थे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपने गुड्स को ट्रेड करने के लिए एक दूसरे के साथ अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, जैसे कुछ फल के बदले कुछ सब्जियां या फिर कुछ मछली के बदले कुछ चावल। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का। मतलब अगर दो पार्टीज को आपस में ट्रेड करना हो तो एक टाइम पर एक दूसरे की गुड्स की जरूरत होनी चाहिए, तभी ये ट्रेड हो पाती थी, नहीं तो नहीं। तभी हमारे पूर्वज को यह समझ आया कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत है। एक ऐसा चीज जो चीजों की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, और यह मीडियम बना पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी। लेकिन धीरे धीरे करके फिर इंडिया में सिक्के आने लगे सोना चांदी के, जो महाराजाओं के टाइम पे चलता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता साम्राज्य। और फिर आया ब्रिटिश इरा जिसमें पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि गोल्ड से बैक्ड होता था, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें कुछ पैसों के वैल्यू कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड के इक्वल होती है। लेकिन 1971 में ग्लोबली गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को छोड़ दिया गया और फिर इंडिया ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को छोड़ दिया और एक न्यू सिस्टम को अपनाया, जिसे आज हम फिएट मनी सिस्टम कहते हैं। फिएट मनी सिस्टम में पैसा या कहे रुपये गोल्ड के बदले गवर्नमेंट से बैक्ड होता है, और ये पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का ट्रस्ट के बेसिस पर चलता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा और नोटों पर लिखा भी रहता है कि मैं धारक को इतना रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर ये ट्रस्ट टूट जाए तो आप किसके पास जाइएगा। 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है पूरी दुनिया में। The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? जिसकी वजह से बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जैसे अमेरिका का लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर जाता है। Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. और इसका इम्पैक्ट इंडिया तक फील होता है, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। और इसी क्राइसिस के बीच एक व्हाइट पेपर सर्कुलेट होने लगता है पूरी दुनिया में, जिसपे लिखा था बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, और एक एनोनिमस पर्सन का भी नाम लिखा था जो था सतोशी नाकामोटो। इस पेपर में एक नए तरीके का पैसों का फ्यूचर डिफाइन किया गया था, जिसमें दो लोग डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते थे बिना किसी थर्ड पार्टी के, जैसे बैंक्स। और ये पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स तक ही लिमिटेड है, अनलाइक रुपीस और डॉलर, जो कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना छाप सकती है। लेकिन बिटकॉइन को समझना इतना सिंपल नहीं है। इसमें ब्लॉकचेन क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करता है, और बिटकॉइन का इतना इम्पॉसिबल ग्रोथ कैसे हुआ। जहां इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई ने रेवोल्यूशन ला दिया और आरबीआई ने अपनी डिजिटल रूपी को भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की रिलेवेंस और बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बिटकॉइन द फ्यूचर और जस्ट अनदर स्कैम की कहानी अभी अधूरी है।